शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, किस तरह की सियासत आजकल आप देश में देख रहे हैं? भाई, सियासत देखने का अपने पास कहाँ समय है। अपने लोग तो अपना जो क्षेत्राधिकार है धर्म का, उसी में पूरा नहीं देख पा रहे हैं, तो सियासत में क्या देखेंगे। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी चल रही है आजकल, वो चलती रहती है। असल में अब तो वीरता केवल वाणी में ही रह गई है। बयानबाजी से ही अपना दमखम दिखाते हैं, कुछ करके तो दिखाने का किसी के पास अब कुछ मसाला ज़्यादा है नहीं, इसलिए बस बोल बोल करके एक दूसरे पे करते रहते हैं। और जिस तरीके से गाय गंगा संस्कृति संस्कार, हाँ, बस इन विषयों पर भी अगर आप पूछेंगे ना, बढ़िया बढ़िया बात कहेंगे हमारे नेता लोग, लेकिन करने को कह दो तो कुछ नहीं। गंगा वैसे ही बजा रही है, गाय वैसे ही कट कट करके बिक रही है, और बाकी सबकी बात भी वही है। बातें पूछ लो बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, धरातल पर मौका ही नहीं है, काम उनके पास समय नहीं है। और जैसे गाय की सुरक्षा क्या महाराज जी होना चाहिए? होना ये चाहिए कि गाय को पशु कहना बंद करना चाहिए। जो हमारे केंद्र की सरकार है और जो हमारे राज्य की सरकारें हैं देश की, हर सरकार के पास जो सूची है उसमें उन्होंने गाय को पशु की सूची में रखा है। जबकि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की परंपरा, भारत का धर्म, भारत ये अनुमति नहीं देता है कि गाय को पशु कहा जाए। गाय को कभी हमने पशु नहीं कहा, गाय को माता कहा। तो जब हमारी परंपरा गाय को माता कहने की है, तो हम पशु क्यों कहते चले आ रहे हैं? अगर हमने अंग्रेज़ों को भगाया, अगर हमने मुगलों को भगाया और अपना राज्य स्थापित किया, तो हमको अपने शब्द लेके आ जाना चाहिए था। उन्होंने पशु कहा था और हमने आज तक उसी को ढोना जारी रखा है। हम कह रहे हैं कि पशु सूची से गाय को हटाओ, माँ कहो। माँ कहने में पता नहीं क्या दिक्कत हो जा रही है। अभी तो कोई दूसरी बात हम मांग ही नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं माँ कहो, और माँ को माँ कहने को तैयार नहीं है। तो क्या होना चाहिए इसके लिए महाराज जी? अरे बहाना होना ये चाहिए कि तत्काल जो है पशु सूची से हटा करके माँ के रूप में उनको दर्ज करें। एक सम्मानितों की जहाँ सूची है कि हमारे यहाँ इतने सम्मानित लोग भी हैं, उस सूची में गाय को दर्ज करें कि ये माँ है। और दूसरे, माँ जब कह देंगे तो जो हमारे देश के बच्चे बच्चियाँ हैं नई पीढ़ी के, उनको पता चल जाएगा। अभी वो देखते हैं कि ये पशु है तो पशु जैसा व्यवहार करते हैं। जब उसको माँ पढ़ेंगे तो माँ के जैसा उसके बारे में सोचने लगेंगे, तो सब कुछ बदल जाएगा। इतनी सी बात है, लेकिन ये भी करने के लिए तैयार नहीं है सरकारें। यही मूल समस्या है। अच्छा महाराज जी, जैसे होली का त्यौहार नज़दीक है और संभल की आप चीज़ देख रहे हैं कि होली को लेकर वहाँ के सीओ का एक बयान आया। अब मुख्यमंत्री का ये कहना कि भाई सीओ हैं, वो पहलवान हैं, अवार्डी रहे हैं, तो उन्होंने अपने अंदाज में ये बात कह दी है। नहीं, मतलब ये है कि सीओ जो है ना, वो अपना अंदाज नहीं बोलता है। उसको कहाँ अधिकार है? आप यहीं अभी चलिए हमारे साथ, जो पहला पुलिस वाला मिलेगा उससे हम लोग उसके मन की बात पूछें, वो अपने मन की नहीं बोल सकता। उसके ऊपर वाले जो बोलेंगे वही उसको बोलना पड़ेगा। उसके ऊपर वाला जो ठीक इमीडिएट बॉस होगा, वो जो कहेगा वही करना पड़ेगा। पुलिस में तो अपने मन का कर ही नहीं सकता। जो सिपाही है वो थानेदार के अनुसार करेगा, थानेदार जो उसके ऊपर के, उसके ऊपर का उसके ऊपर, उसके ऊपर का उसके ऊपर, और उसके जो सबसे ऊपर वाला पुलिस वाला है वो नेताजी के अनुसार करेगा। वहाँ कहाँ स्वतंत्रता है अपने मन का कहने की? पुलिस में स्वतंत्रता नहीं? हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप किसी पुलिस वाले से आप इस पर कार्यशाला बुला दीजिए, और जितने पुलिस वाले रिटायर होकर किताबें लिखे हैं वो सब किताबें इकट्ठा करके पढ़ लीजिए। पुलिस वालों को जो आदेश हो वही बजाना पड़ता है। वो अपने मन का नहीं बोल सकते हैं, अपने मन का नहीं कर सकते हैं। तो ये तो अगर ऐसा कर दिया जाए, जैसा कि आप बता रहे हो कि कहा है कि अपने मन से बोल दिया, अपने मन से पुलिस नहीं बोलती। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और देखने में आई है, आपने देखा कि जो अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम आए थे, उनका ये कहना था, वो ये कह के गए हैं कि राहुल गांधी का राहु इतना मजबूत है कि उनके साथ कोई रह लेता तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तभी तो इनकी हो गई, लंबा समय रहे हैं ना ये। माने हम अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रहे हैं, आप हमारी बात मत करके प्रचारित कर दीजिए आधा काट के। हम कह रहे हैं उन्हीं की बात में से, वो जो कह रहे हैं उसी से सीख करके कह रहे हैं कि जो उनके साथ रहता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती। तो आप तो बहुत लंबे समय तक रहे हैं उनके साथ। कह रहे थे मैं बड़ी मुश्किल से निकला। इसका मतलब कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हुई तभी तो निकल गए। पहले तो नहीं निकले, पहले तो जुड़े। जब तक राहुल के साथ नहीं थे तब तक तो उनकी बुद्धि ठीक थी, ऐसा उनके कहने से निकलता है। और उनके साथ रहने के बाद भ्रष्ट हो गई। तभी निकल गए। उनके कहे के अनुसार अर्थ निकला है, हम केवल हंसने के लिए कह रहे हैं, बाकी तो ठीक है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का ये कहना था, हमारा ये कहना है
कि किसी के साथ रहने से किसी की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। संग का दोष और संग का गुण होता है, लेकिन रहीम खान खाना कवि हो गए हैं। उन्होंने कहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन का जो शीतलता का गुण है वो बना रहता है। अगर उत्तम प्रकृति किसी की हो तो कैसा भी संग आ जाए वो बिगड़ नहीं सकता। तो जिसकी प्रकृति उत्तम नहीं होती है उसको संग का दोष लग जाता है, और जिसकी प्रकृति उत्तम होती है उसको संग का दोष नहीं लगता, बल्कि वो अपना प्रभाव दूसरे पे डाल देता है। तो इसलिए उत्तम प्रकृति वाले के बारे में एक बात और वो कह के गए हैं कि भारत के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, और अखिलेश यादव पे ये बोले हैं कि भाई इनकी तो सरकार ऐसी है कि आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान इनके साथ खड़ी हो जाती है। ये हम उनकी हर बात पे क्यों बोलें? वो तो राजनेता हैं, चाहे इस पार्टी में थे चाहे उस पार्टी में हैं, आखिर हैं तो नेता ही। तो वो क्या कहते हैं किस पार्टी के लिए, वो अपनी राजनीति के अनुसार बोलते हैं। ये जो बात उन्होंने कही कि किसी के साथ रहने की किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उस पर हमने बताया कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, अगर उत्तम प्रकृति होगी तो कोई संग भी प्रभाव नहीं डालता है। तो इसका मतलब जिसकी उत्तम प्रकृति होगी उसको किसी का प्रभाव क्यों पड़ेगा। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की बात कही जाने लगी है कि लक्ष्मी नगर रख दिया जाए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हमारा ये कहना है कि ये बात आप लोग गलत ढंग से कह रहे हो। थोड़ा सा मतलब अनुरोध पूर्वक हमारा आपसे कहना है कि आप ये जो कहते हैं कि नाम बदलने की बात की जा रही है, नाम नहीं बदला जा रहा है। जो उसका पुराना नाम था उसको वापस लाया जा रहा है। नाम किसने बदला? जिसने मुजफ्फरनगर किया। मुजफ्फरनगर के पहले उसका एक अपना नाम था जो इतिहास में दर्ज है। जैसे प्रयागराज पहले से नाम था, उसको इलाहाबाद कर दिया गया था, ये नाम बदलना था। और जब इलाहाबाद को हटा के फिर से प्रयागराज लाया गया तो कहीं से नाम लाया थोड़े, हम लोगों ने नामकरण थोड़े किया। जो नाम पहले से था उसी को रिस्टोर कर दिया। तो ऐसे ही जिन जिन जगहों के नाम किसी समय किसी ने बलपूर्वक बदल दिए हैं, उसको अगर पुराना नाम वापस ला दिया जाए तो इससे भारत में भारतीयता आएगी, ऐसा हम मानते हैं, इसलिए इसका स्वागत करते हैं। आखिरी सवाल महाराज जी मेरा ये है कि जो भारत है वो तो महायोद्धाओं की भूमि रही है, महायोद्धा यहाँ पर पैदा हुए हैं, लेकिन अचानक से आपने देखा कि एकदम औरंगजेब वाली बात करके एक ही औरंगजेब की बात आ गई कि औरंगजेब की प्रशंसा यहाँ के लोग करने लगे। क्या भारत तो वीरों की भूमि है? बात यह है कि जब हम किसी का नाम लेते हैं, चाहे प्रशंसा के लिए ले चाहे निंदा के लिए ले, वो जीवित हो जाता है। तो अगर उसको बल देना है औरंगजेब को तो उसका नाम बार बार लेना चाहिए, और अगर उसको बल नहीं देना है तो उसका नाम लेना ही बंद कर देना चाहिए। अपने पास बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिस पे अपने लोग चर्चा कर सकते हैं। इतिहास का अध्ययन करना है किसी को, इतिहास के अध्ययन के समय में वो एक नाम आएगा, हम लोग पढ़ लेंगे। उसके अलावा उसकी जितनी चर्चा करेंगे उतना ही उसमें बल आ जाएगा। तो ज़रूरत नहीं है चर्चा करने की, नाम ही मतलब ऐसे लोग। ठीक है, 66 करोड़ कहा गया है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अब अभी तक तो जितने बड़े बड़े गणितज्ञ हैं सब कह रहे हैं कि भैया गिना कैसे, वो बता दो। कौन सी काउंटिंग मशीन थी जिस पे गिना गया? कह रहे हैं एआई ने गिन दिया। एआई ने गिना तो कौन सी मेथड से गिन दिया? कैसे हो सकते हैं 45 दिन में इतने लोग कैसे आ सकते हैं? अभी तो इस पे कुछ साफ स्पष्ट हुआ नहीं है। तो अब जो भी है। महाराज जी, मेरठ है कैसा रहा? मेरठ जो है क्रांतिकारियों की धरती है। तो ये वो धरती है जहाँ से गौ हत्या के विरुद्ध आवाज़ उठी थी, क्रांति हुई थी। और पहली बार यहाँ से लोग दिल्ली गए थे, और दिल्ली जाकर के बहादुर शाह जफर को जब उन्होंने बैठाया था तो उसने पहला प्रस्ताव, जैसे आज कहते हैं ना कि कैबिनेट की पहली बैठक में हम ये कर देंगे, वैसे उसने दोबारा गद्दी पर बैठते ही कैबिनेट की पहली बैठक में ये निर्णय कर दिया था कि संपूर्ण देश में गौ हत्या बंदी की जाती है। तो ये धरती है जहाँ से गौ हत्या बंदी के लिए पहले भी एक क्रांति हो चुकी है। तो हमने सोचा कि हम मेरठ चलते हैं और यहाँ से गौ क्रांति का बिगुल बजाते हैं। तो आज हम उस जगह पे गए थे जहाँ बलिदानियों का स्मारक आप लोगों ने बनाया। शहीद स्मारक। शहीद हम नहीं कहते हैं, शहीद शब्द जो है अरबी का है, और अरबी में उसका अर्थ होता है धर्म के लिए, माने इस्लाम के लिए जो प्राण समर्पण कर दे धर्म युद्ध में, उसको शहीद कहते हैं। तो इस्लाम के लिए इन लोगों ने नहीं किया था, इन्होंने हिंदुत्व के लिए किया था, इसलिए हिंदू का जो शब्द है वो इसमें लागू होना चाहिए। तो बलिदानियों के स्मारक पर हम गए थे और वहाँ जा कर के हमने उनको पुष्प समर्पित किए, अपनी श्रद्धा समर्पित की और उनसे प्रेरणा प्राप्त की, और गौ क्रांति का शंखनाद करके उद्घोषणा करके हम अब निकल रहे हैं। आज के बाद आज का दिन निकाल दें, और वो जो 17 तारीख को अंतिम निर्णायक दिवस की घोषणा हमने दिल्ली में बैठ के प्रतीक्षा करने के लिए की है। तो अब बीच में केवल 7 दिन बच रहे हैं, तो 7 दिन और प्रतीक्षा के हैं। उसके बाद साफ हो जाएगा कि कौन गाय के पक्ष में खड़ा है और कौन गाय के विपक्ष में खड़ा है। फिर आगे का क्या माने कि एक बिगुल, एक शंखनाद आप मेरठ से बजा के जा रहे हैं,
गायों की रक्षा के लिए, तो लगता है कि अभी पूरे देश में गूंजे। अब भाई मेरठ से तो यही हुआ था। मेरठ से क्रांति आरंभ हुई तो 90 साल के बाद जिनके विरुद्ध हुई थी भाग जाना पड़ा ना उनको। तो अब ये गौ क्रांति की अगर यहाँ से उद्घोषणा, और वो भी शंकराचार्य ने कर दिया है आकर के, तो ये भी होगा। हाँ, जहाँ से जो हुआ रहता है वो फिर से दोबारा उसी रास्ते पे चलने से, देखिए जहाँ से एक कोई व्यक्ति महाजन चला जाता है वही रास्ता बन जाता है। तो ये बना बनाया रास्ता है, राजपथ है हमारे क्रांतिकारियों का। इस राजपथ पर हम चल रहे हैं, हम काहे को भटकेंगे। हम तो, हमारा तो सीधा रास्ता है, पहले से तय है कि ये आगे जाना है, तो हम तो जाएंगे और गौ माता की रक्षा होगी। ये 17 तारीख मार्च को, चैत्र के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को, अंग्रेजी तारीख में 17 मार्च 2025 ईस्वी को प्रतीक्षा हमारी पूरी होगी। हम पूरे सभी, केवल सरकार से नहीं, विपक्षी पार्टियों से भी, सब से ये मांग कर चुके हैं कि आप बताइए कम से कम कि आप गाय के पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं। माने आप भाई हैं कि कसाई हैं। भाई वो है जैसे हम अपनी गाय को अपनी माई कह रहे हैं, और आप भी अगर उसको माई कहो तो आप हमारे भाई हो जाओगे। तो या तो आप भाई होगे, और या तो फिर आप जो है 78 साल से जैसे मारते चले आ रहे हो वैसे मारना चाहते हो, तो आप कसाई की श्रेणी में चले जाओगे। तो 17 मार्च 2025 ईस्वी को, चैत्र के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को, जब सवेरे सूर्योदय से लेकर के सायंकाल तक हिंदुओं का शंकराचार्य बैठ करके प्रतीक्षा करेगा, और तब तक अगर कोई कुछ नहीं कहेगा तो ये मान लिया जाएगा कि ये 78 साल से जैसा करते चले आए हैं वैसा ही आगे भी करने की मंशा रखते हैं। इसलिए अब इनसे संबंध तोड़ लिया जाए। गौ हत्यारे से, कसाई भावना रखने वाले किसी भी दल या दिल से हमारा नाता हिंदू का नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ा काम 17 मार्च को हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि कौन भाई है कौन कसाई है। उसी के अनुसार फिर हिंदू जनता व्यवहार करना शुरू करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं और किस तरीके से कह रहे हैं कि क्रांति धारा मेरठ से आज उन्होंने गौ माता को लेकर एक बड़ी क्रांति की शुरुआत कर दी है, एक बड़ा शंखनाद कर दिया है, और 17 तारीख को ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि जो उनकी मांग है, कौन उनके समर्थन में है और कौन उनके विपक्ष में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।